हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गुंजन गांधी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडिया डायरीज। मैं हूं आपकी पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट और मैं दूंगी हमेशा किड्स रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन, हमेशा करेक्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसे कहते हैं अ प्री मैच्योर चाइल्ड। एक बच्चा होना माँ बाप के लिए एकदम खुशी की बात होती है, बट कई कारणों से हो सकता है कि बच्चे में कोई तकलीफ हो या माँ में कोई तकलीफ हो, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली डिलीवरी जल्दी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एक प्री टर्म डिलीवरी, और उस बच्चे को हम बोलते हैं प्री मैच्योर बेबी। यूजुअली कंसीव करने से डिलीवरी तक बच्चा माँ के पेट में करीबन 40 हफ्ते स्पेंड करता है। अगर इसमें 3 हफ्ते अगर कम हो जाए तो उसको काफी ज्यादा डेवलपमेंट रह जाते हैं, स्पेशली इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स के, जिसकी वजह से कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आती है। एंड आज हम उस बारे में बात करेंगे। अब बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि आपका ब्रेन, हार्ट, किडनीज, लंग्स, जो कि डेवलप होते हैं ऑलमोस्ट एंड में। अब ये डेवलपमेंट अगर बच्चे को नहीं मिलेगा तो उसको सपोर्ट देने के लिए आईसीयू यानी एनआईसीयू की जरूरत पड़ेगी। तो प्री टर्म में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। पहली सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेटरी इश्यूज, क्योंकि बच्चे का लंग्स माँ के पेट के अंदर काम नहीं कर रहे होते, वो पैदा होने के बाद डेवलप होते हैं ठीक तरीके से। तो एक चीज होती है जिसको कहते हैं सर्फैक्टेंट, जो लंग्स को खोलने का काम करता है। इसका जो मेल सिक्रीशन है ये आखिरी कुछ हफ्तों में होता है। अगर ये सर्फैक्टेंट सही से नहीं बनता तो लंग्स प्रॉपर्ली नहीं खुल पाते एंड बेबी डिलीवर होने के बाद या तो ठीक तरीके से रो नहीं पाएगा, या फिर अगर वो सांस लेगा भी तो उसको खड्डे पड़ेंगे, डिस्ट्रेस होगा एंड उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट लगेगा। ऐसी कंडीशन में बच्चे को अक्सर आईसीयू में वेंटिलेटर, सीपैप ऐसी मशीनों पे रखा जाता है, और एक्सपेंसिव दवाइयाँ जो कि सर्फैक्टेंट होती है वो बाहर से यानी सिंथेटिकली देनी पड़ती है, क्योंकि वो बच्चा खुद नहीं बना पाता। इन दवाइयों की मदद से बच्चे की छाती यानी लंग्स ओपन होते हैं एंड देन द चाइल्ड कैन ब्रीथ अगेन। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी इलनेस, जिसको बच्चों में, प्रीटर्म बच्चों में कहते हैं RDS, जो कि है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। दूसरी प्रॉब्लम है हार्ट डिजीजेस। अब क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तो वो माँ के खून पे डिपेंडेंट होता है, सारा ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन उसको माँ से मिल रहा होता है। उसके खुद के लंग्स या बॉडी इसमें से कुछ भी काम नहीं कर रही होती। अब एकदम से ये सप्लाई कट होने के वजह से जो फीटल सर्कुलेशन है, जिस तरीके से खून चलना चाहिए, वो ठीक तरीके से कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाता, और कुछ जो होल्स है जो हार्ट में बच्चे के लिए जरूरी थे जब वो पेट में था, वो खुले के खुले रह जाते हैं। ये अक्सर अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुना होगा कि बच्चे के हार्ट में सुराग है। ये सुराग इन्हीं इनकम्प्लीट क्लोजर्स की वजह से होता है। अब बच्चा डिलीवरी के बाद पूरी तरीके से खुद पे डिपेंडेंट है, उसके लिए मदर का सर्कुलेशन नहीं है सपोर्ट करने को, इसलिए वो जो छेद, इनकम्प्लीट क्लोजर्स रह गए हैं, वो अक्सर बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम्स देते हैं, जिसकी वजह से भी उनको ऑक्सीजन ज्यादा लगती है, ज्यादा टाइम तक उनका ब्रेन और लंग्स और किडनीज को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, और इत्यादि कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इनमें सबसे कॉमन हार्ट डिजीजेस है PDA यानी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस एंड ASD यानी कि आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट्स। सो 2 अभी तक की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हुई RDS यानी कि लंग्स की प्रॉब्लम और हार्ट डिजीजेस। इनके अलावा जो तीसरी प्रॉब्लम है वो होती है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। अब क्योंकि बच्चा इमेच्योर है, उसका प्रीटर्म कितना ज्यादा है, अगर जो बच्चा अर्ली 8वें महीने पे हुआ है और जो बच्चा 6ठे या 7वें महीने पे हुआ है, उनकी अंतड़ियों का डेवलपमेंट में काफी डिफरेंस होगा। अगर बच्चा खुद से दूध नहीं पी पाएगा तो अक्सर डॉक्टर्स नली से यानी कि एक ट्यूब होती है जो कि नाक से या मुंह से डाली जाती है और वो पेट तक डायरेक्टली पहुंचती है। इन ट्यूब से बच्चे को दूध चालू किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये ट्यूब अगर बच्चे को डायरेक्टली फीड तो दे देगी, पर अगर उसकी अंतड़ियां ठीक से काम नहीं कर रही है और पचन की क्रिया नहीं हो पा रही, तो ये दूध पूरा का पूरा बच्चा है तो उल्टी कर देगा, या फिर वो लीक होके उसमें पेट में सूजन कर सकता है। अब जब ये पेट में सूजन आ जाती है तो इन अंतड़ियों की सूजन को बोलते हैं नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, जो कि काफी हार्ड एंड डिफिकल्ट टू ट्रीट बीमारी है, जिसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक, सलाइन वगैरह इत्यादि की जरूरत पड़ती है। तो 3 प्रॉब्लम्स अब तक हुई, एक रेस्पी, एक हार्ट और एक अंतड़ियां। इसके अलावा ब्रेन,
जो कि बच्चे का सब कुछ कंट्रोल करता है, उसके मूवमेंट से लेके उसकी सांस की गति तक। क्योंकि एक बच्चा प्री टर्म है, उसका ब्रेन का विकास उस स्पीड तक हुआ नहीं है, तो ब्रेन इमेच्योर रह जाता है, तो उसका जो सांस पे कंट्रोल है वो नहीं होगा। तो कई बार बच्चे का जो अच्छे से निकल रहा होगा एकदम से सांस रुक जाएगी, जिनको हम एपनिया एपिसोड्स कहते हैं। साथ में क्योंकि उनका ब्रेन अभी वीक है और बच्चे को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बहुत सारा सपोर्ट लग रहा है, तो कई बार इनमें ब्लीडिंग भी हो जाती है, जिनको हम इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज बोलते हैं। यानी कि आप समझेंगे कि सारे वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, लंग, ब्रेन, सब कुछ अभी भी अंडर डेवलप्ड है एंड इन सबको आईसीयू में बहुत सारे ट्रीटमेंट का सपोर्ट लगता है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, धीरे धीरे ये सपोर्ट कम किया जाता है और बच्चा फुल फीडिंग पे अपने आप से दूध पी सके इस लेवल तक पहुंचाया जाता है। लेकिन स्टिल कुछ बच्चों को कई प्रॉब्लम्स क्रोनिकली रह जाती है, क्योंकि जो डेवलपमेंट माँ के पेट में होना चाहिए वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस वजह से कई बच्चों को फ्यूचर में झटके की प्रॉब्लम, साथ में डेवलपमेंटल डिले यानी आईक्यू की प्रॉब्लम हो सकती है। जो बच्चा एक पूरे महीने पे हुआ था, उसका आईक्यू हो सकता है कि जो बच्चा अधूरे महीने पे हुआ है उससे कम रहे। तीसरी प्रॉब्लम, कई बार श्वास की तकलीफें भी लॉन्ग टर्म तक रहती है और उन बच्चों को बार बार दमे की शिकायत, बार बार छाती के इन्फेक्शन लगना हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज है लो वेट। अब क्योंकि ये बच्चा अधूरे महीने पे हुआ था, उसका वजन भी कम है, तो वो जैसे नॉर्मल बच्चों का वेट गेन होता है, समझो एक साल का बच्चा नॉर्मल डिलीवर्ड 10 किलो का हो जाता है, ये बच्चों को वजन उस गति से नहीं बढ़ पाता और उनको कोई ना कोई कमजोरी रहती है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है समझना कि अगर आपके बच्चे का चांसेस है प्री टर्म डिलीवरी होने के, कोई ना कोई कारणों की वजह से, जैसे माँ को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी या शुगर की बीमारी थी या सोनोग्राफी की और उसमें पता चला कि कोई तकलीफ है, तो इन बच्चों की डिलीवरी टर्शियरी केयर सेंटर्स, ऐसे सेंटर्स जहाँ पे एनआईसीयू की सुविधा हो, हमेशा वही करानी चाहिए। दूसरा, आपको अपने पीडियाट्रिशियन से हमेशा कंसल्ट करना चाहिए कि अब हम क्या क्या प्रॉब्लम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, ये एक फाइनेंशियली बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको कितने दिन लगेंगे आईसीयू में ये आपको कोई भी गारंटी से नहीं बता पाता एंड बच्चे को रोज कोई ना कोई सपोर्ट लगता है, तो इनमें फाइनेंशियल खर्चा, साथ में इमोशनल स्ट्रेस भी काफी ज्यादा है। सो प्री टर्म डिलीवरी ओवरऑल काफी डिफिकल्ट स्टेज है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इनको हम कैसे मैनेज कर सके, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आजकल बहुत सारी सोशल सर्विसेज एंड सपोर्ट ग्रुप्स अवेलेबल है। जो और पेरेंट्स ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उनके हमेशा कांटेक्ट में रह के आप अपने प्रॉब्लम्स उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं एंड हमेशा अपने डॉक्टर्स, नर्सेज की हेल्प ले सकते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम्स अगर फ्यूचर में कंटिन्यू हुए तो आप अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली इंटरवेंशन कैसे ले सके, ताकि बच्चे को अच्छी जिंदगी मिल सके। तो पेरेंट्स, इसके अलावा आपका अगर खुद का कोई एक्सपीरियंस हो और आप अपनी तरफ से कुछ और डाउट्स पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट करें। Until then, like and subscribe to the Pediatrics Diaries. Thank you. Happy parenting.